हेलो। कल अपन इसमें देख रहे थे पुष्प की संरचना। आज इसमें देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास। यानी नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस तरह से होता है और उसकी संरचना कैसी होती है। तो आज देखेंगे अपन इसमें नर युग्मकोद्भिद। जैसा कि कल अपन ने देखा था कि एक प्रारूपिक पुष्प में जो 4 मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो एक प्रारूपिक पुष्प के ये 4 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज में ये बाह्य दल, दलपुंज में दल, पुमंग में पुंकेसर और जायांग में अंडक। ये इसके मुख्य पार्ट हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास यहाँ पुंकेसर से होता है। तो पुष्प के जो प्रारूपिक पार्ट हैं इसमें नर युग्मकोद्भिद का विकास पुंकेसर से और मादा युग्मकोद्भिद का विकास अंडक से यानी ओवरी। तो इसमें एक पुंकेसर की संरचना किस तरह की होती है। ये कल अपने जैसा देखा था इस तरह का एक धतूरे का पुष्प लेकर के कल देखा था अपन ने कि इस धतूरे के पुष्प में 5 इस तरह के पुंकेसर होते हैं और इसकी संरचना जो है इसमें 3 भाग मुख्य होते हैं। ऊपर का ये जो भाग है इसको कहते हैं परागकोश। ये वाला भाग कहलाता है पुतंतु। और जहाँ पर परागकोश और पुतंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं इस भाग को कहते हैं योजी। इस तरह से एक पुमंग के 3 मुख्य भाग हो गए, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो ये 3 मुख्य भाग हैं इसके, परागकोश, योजी और पुतंतु। अब ये जो परागकोश है इस परागकोश में प्रारंभिक संरचना में ये द्विपालित होता है, यानी 2 लोब हैं इसमें, द्विपालित। इसके बाद ये होता है कि प्रत्येक जो पाली है ये पाली भी बीच में पार्टीशन बनने से और 2 भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक पाली 2 भागों में विभाजित हो जाती है और इस तरह से कुल मिलाकर के एक परागकोश के अंदर ये 4 पालियां बन जाती हैं। ये जो 4 पाली बनती हैं इन पाली के अंदर यानी परागकोश के अंदर ही नर युग्मक यानी परागकण का विकास होता है। इसमें परागकण बनते हैं। यदि इसका ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखें, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब इस तरह से यदि इसका सेक्शन काटें तो ये जो संरचना है यानी परागकोश की संरचना है वो अपने को इस रूप में दिखेगी। ये 4 लोब इसमें दिखेंगे क्योंकि एक परागकोश में इस तरह की 4 पालियां बन जाती हैं तो 4 लोब दिखेंगे। इस 4 लोब की यदि संरचना अपन देखते हैं तो सबसे बाहर की साइड में ये एक परत होती है
ये वाली जो परत होगी इसको कहेंगे अपन बाहरी परत। बाहरी परत के अंदर की साइड में एक और जो परत है, यानी इससे अंदर वाली परत है, इसको कहते हैं एंडोथीसियम, यानी अंतः परत। तो ये अंदर वाली ये जो परत हो गई, ये इसकी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर की साइड में फिर यहाँ बीचों बीच में एक ये गोलाकार सी संरचना ये बनती है इस तरह की। इसको कहते हैं टेपिटम। और टेपिटम और एंडोथीसियम के बीच की जो परत है, ये वाली परत कहलाएगी इसमें मध्य परत। तो इस तरह से देखिए, इसमें ये 4 परतें हो गई। सबसे बाहर वाली बाहरी परत, अंदर की एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर की साइड में ये वाले जो भाग है ये इसकी मध्य परत, और सबसे अंदर की साइड में ये जो पार्ट है इसका ये कहलाता है टेपिटम। तो इस तरह से ये एक जो परागकोश है, इस परागकोश को यदि टीएस काट करके देखा जाए, इसका ट्रांसफर सेक्शन काट करके देखा जाए, तो इसमें ये 4 चीज़ें दिखाई देंगी: बाहरी परत, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ये जो अंदर का भाग है टेपिटम, यहाँ पर नर युग्मक यानी परागकणों का विकास इसके अंदर होता है। तो ये नर युग्मक का विकास यानी परागकण का विकास किस तरह से होता है, ये अपने इसमें देखेंगे। इसमें ये होता है कि जैसे ये परागकोश ये परागकोश वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर ये जो इसकी अंदर का जो पार्ट है, यहाँ इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकण का जब निर्माण होगा तो उस समय ये होगा कि सबसे पहले ये अंदर की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं, उनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है और कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आ जाता है कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में से ही कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती हैं, कोशिका द्रव्य उनका गाढ़ा हो जाता है और केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये जो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो गई हैं, जो आकार में बड़ी हो गई हैं, कोशिका द्रव्य इनका गाढ़ा हो गया है, केंद्रक स्पष्ट हो गया है, ऐसी कोशिकाओं को आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल कहाँ पे हैं? परागकोश के अंदर। ये जो 4 पालियाँ हैं, 4 लोब हैं इसके, इनके अंदर ये आर्कीस्पोरियल सेल बनती हैं। इस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत कोशिका विभाजन। उस परिणत कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें
दो स्तर बन जाते हैं, एक बाहरी परत बनती है, दूसरी आंतरिक परत बनती है। बाहरी परत को प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, आंतरिक जो परत है इसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। फिर प्राथमिक भित्ति कोशिका है, इसमें फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और इस डिवीजन के फलस्वरूप एक एंडोथीसियम और दूसरी पैराइटल सेल, ये दो परतों का निर्माण होता है। पैराइटल सेल में फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और उसके फलस्वरूप मध्य परत और टेपिटम का निर्माण होता है। टेपिटम का मुख्य काम होता है कि जो नर युग्मक बनते हैं, परागकण बनते हैं, उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम टेपिटम करता है। ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इस कोशिका के अंदर फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। इस लघु बीजाणु कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अपन जानते हैं जब किसी कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस तरह से इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 कोशिकाएं बनेंगी, यानी 4 लघु बीजाणु बनेंगे और ये 4 लघु बीजाणु ही परागकण यानी नर युग्मक होते हैं। तो इस तरह से आर्कीस्पोरियल सेल से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। ये जो नर युग्मक यहाँ बनते हैं, अब इनकी व्यवस्था के आधार पर कि परागकोश के अंदर ये नर युग्मक किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो इस आधार पर इसमें अलग अलग तरीके से ये व्यवस्थित हो सकते हैं। एक तरीका है इसमें चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रल। इस चतुष्फलकीय के अंदर ये होता है कि देखिए जैसे मान लो कि ये 4 अपने पास में ये परागकण हैं यानी नर युग्मक हैं। किसी एक पराग पाली में जब ये बने हैं तो इस स्थिति में ये होता है कि ये जो 4 नर युग्मक हैं, इन 4 नर युग्मकों में 3 तो एकदम सामने होते हैं और एक इनके पीछे होता है। तो इस तरह से यूँ देखेंगे तो ये संरचना बन गई इस तरह से। ये जो 4 परागकण हैं, इन 4 परागकणों में सामने से देखने पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखेंगे, एक इनके पीछे है। तो इस तरह की जो संरचना है इसको टेट्राहीड्रल यानी चतुष्फलकीय कहते हैं। दूसरी व्यवस्था इनकी ये हो सकती है समद्विपार्श्विक। इस समद्विपार्श्विक में होता है कि ये जो 4 नर युग्मक बने हैं, ये चारों नर युग्मक इस तरह से व्यवस्थित हो जाएं, सामने से देखने पर ये चारों ही दिखाई दें, तो ये स्थिति जो है वो समद्विपार्श्विक कहलाती है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 नर युग्मक बने हैं और चारों का जो चतुष्टय है यानी इनके व्यवस्थित होने का क्रम है वो इस तरह से है कि सामने से देखने पर चारों ही नर युग्मक दिखाई देते हैं। तो ये समद्विपार्श्विक एक व्यवस्था इसमें होती है। क्रॉसित। इस क्रॉसित के अंदर ये जो नर युग्मक हैं, इन नर युग्मकों में ये होता है कि पहले 2 नर युग्मक जैसे इस तरह से व्यवस्थित हो गए
दूसरे दो नरयुग्मक इनके समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये दो इस तरह से व्यवस्थित हैं, इसके बाद में ये दो नरयुग्मक जो इस तरह से हैं, ये इनके समकोण पर इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। पहले ऊपर वाले दो नरयुग्मक पास पास में हैं और उनके नीचे वाले जो दो नरयुग्मक हैं वो इनके समकोण पर हैं। तो इस तरह की जो पोजीशन बनती है इसको कहते हैं क्रोशित, यानी क्रॉस रूप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। एक तरीका इनके व्यवस्थित होने का है टी आकार में। टी आकार में तो इसमें यह होता है कि पहले जो दो नर युग्मक हैं उनके अंदर लंबवत विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। ये किसी कोशिका में, जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर लंबवत विभाजन होगा, इस तरह से हुआ तो ये दो बन गए। नीचे की जो कोशिका है इस कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है ट्रांसवर्स कंडीशन में, इस तरह से जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका में ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। तो इस तरह से पोजीशन ये बन गई कि ये तो ऊपर आ गए, इस तरह से आ गए। नीचे वाले जो दो हैं वो इस तरह से यूं आ गए इसमें, तो ये टी आकार बन गया। अब इसमें देखिए जैसे ये हैं, इन दो नरयुग्मकों का निर्माण लंबवत विभाजन के फलस्वरूप, और ये जो दो हैं अलग, इनका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप यदि इस तरह से हुआ है तो इनकी व्यवस्था इस तरह से हो जाती है कि दो नरयुग्मक हैं, ये ऊपर की साइड में बराबर में हैं और दो इसके जस्ट नीचे की साइड में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप बने हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इनकी ये बन जाती है, इसको कहते हैं टी आकार के। तो चतुष्टय के अंदर ये नर युग्मक अलग अलग फॉर्म में जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं उसके हिसाब से इनको चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित और टी आकार इनमें बांटा जा सकता है। अब ये जो परागकण हैं यानी नर युग्मक हैं, इस नर युग्मक की संरचना किस तरह की होती है, ये तो विकास की बात हो गई कि इस तरह से ये नर युग्मक परागकोश में बनते हैं। एक नर युग्मक की जो संरचना है इसमें यह होता है कि ये गोलाकार आकृति का ये इस तरह की संरचना है जिसमें दो परतें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। दो परतें इसमें साफ दिखाई दे रही हैं। सबसे बाहर वाली ये जो परत है ये एक तरह से अलंकृत परत होती है, साइड में जगह जगह उभार और कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं। ये बाहरी परत अंदर वाली जो परत है ये गोलाई लिए हुए स्मूथ होती है। तो दो परतें इसमें स्पष्ट होती हैं। बाहरी परत यानी बाहर का आवरण है वो बाहरी परत और उसके अंदर का आवरण है वो आंतरिक परत। इसके अंदर की साइड में केंद्रक होता है और इसका कोशिका द्रव्य होता है। बाहरी जो परत होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है।
बाहरी परत स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये ऐसा केमिकल है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करता है। तो कठोर आवरण है, एक तरह से सीमेंटेड, और स्पोरोपोलेनिन इस नर युग्मक की प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सुरक्षा करने का काम करता है। आंतरिक परत है, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। तो परागकण की बाहरी परत स्पोरोपोलेनिन की और आंतरिक परत पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इस तरह से जब परागकोश के अंदर ये परागकणों का निर्माण हो चुका होता है, उस समय परागकोश परिपक्व हो जाते हैं और उनका स्फुटन होता है। अब जैसे ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर इस तरह से ये परागकण बने हैं। ये परागकण जब मैच्योर हो जाते हैं तो परागकोश का प्रस्फुटन होता है। ये परागकोश का प्रस्फुटन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। यदि परागकोश अपनी पाली में इस तरह से लंबाई में फटता है, ये जो इसकी पाली है वो लंबाई में विभाजित हो जाए, जैसे सरसों की फली, गंवार की फली, इन फलियों को अपन देखते हैं कई बार ये फली पकने के बाद में आपस में ऊपर से यूँ दो भागों में बंट जाती हैं। तो इस तरह से ये परागकोश यदि लंबाई में विभाजित हो जाता है तो इसको कहेंगे अनुदैर्घ्य प्रस्फुटन। यदि परागकोश लंबाई में फटता है और उसके फटने से परागकण मुक्त होते हैं तो इसको अनुदैर्घ्य प्रस्फुटन कहेंगे। यदि परागकोश ट्रांसफर दिशा में यानी अनुप्रस्थ दिशा में प्रस्फुटित होता है, मान लो ये जो पाली हैं, ये पाली इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से विभाजित हो जाएं और इनके विभाजित होने से परागकण मुक्त हो जाएं, तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। इसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। कुछ पौधों में ये होता है कि ये परागकोश जो है इसके अंदर बाहर की जो परत है उस परत के अंदर छिद्र बन जाते हैं। परागकोश की बाहरी परत में छिद्र बन जाएंगे और उनसे होकर के परागकण बाहर मुक्त हो जाएंगे, तो इसको कहेंगे सरंध्री। सरंध्री। कई बार ये होता है कि ये जो परागकोश है, जैसे अपन इसमें देखते हैं कि ये इसकी 4 लोब हैं। इस तरह से ये 4 लोब हैं इसमें। ये चारों लोब यदि जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ से इनका प्रस्फुटन हो जाए तो इसको कहेंगे पटीय प्रस्फुटन। तब इसको कहेंगे पटीय प्रस्फुटन। तो परागकोश के प्रस्फुटित होने के ये अलग अलग तरीके हैं: अनुदैर्घ्य प्रस्फुटन, अनुप्रस्थ प्रस्फुटन, सरंध्री प्रस्फुटन और पटीय प्रस्फुटन। इस तरह से परागकोश के फटने के उपरांत जब ये परागकण यानी नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये अलग अलग माध्यम के द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब ये माध्यम जो है अपन परागण के तरीके पढ़ते हैं, उसमें ये जल के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है या अन्य किसी प्राणी के द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से ये जो पार्ट है पुष्प का, जैसे प्रारूपिक भाग कल अपन ने देखा था, इसमें इन भागों के अंदर ये कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र, ये वाला वृत्तिका और ये अंडाशय जो मादा जननांग वाला पार्ट है। यदि ये परागकण ये हवा में उड़ते हुए या कीटों के माध्यम से किसी भी कारण से
जब ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है परागण। ये परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद में यदि स्वजातीय परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए हैं तो उनका अंकुरण होता है। यह इनके अंदर पहचान का तरीका होता है कि उसी जाति के परागकण यदि पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए हैं तो उनका अंकुरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जब परागकण का अंकुरण होता है तो ये जो परागकण यहाँ पर आए हैं ये जैसे परागकण है और ये परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर आया है, यानी परागण की क्रिया संपन्न हुई है, तो उसके बाद में यदि ये कंडीशन ऐसी है कि सजात पुष्पीय परागण से परागकण की क्रिया हुई है तो उसके कारण से ये परागकण अंकुरित होंगे और अंकुरित होने पर यहाँ से इसकी जो एंडोथीसियम है इससे एक नलिका निकलेगी, बाहर की ये बाहरी परत फट जाएगी और ये नलिका निकलेगी इस तरह से। इस नलिका को कहते हैं परागनाल। इस नलिका को कहते हैं परागनाल। और ये जो परागकण का केंद्रक है, ये केंद्रक फिर सूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। इसके कारण से इससे दो केंद्रक बन जाएंगे। एक होगा कायिक केंद्रक जो बड़ा होता है, और दूसरा होता है जनन केंद्रक जो छोटा होता है। तो परागकण के केंद्र का विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाते हैं। बड़ा केंद्रक है वो कायिक केंद्रक कहलाता है, छोटा केंद्रक है वो जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक के अंदर फिर एक बार सूत्री विभाजन होता है और उसके कारण से इससे दो जनन केंद्रक बन जाते हैं। तो ये हुआ कि परागनाल जो है इसके अंदर ये दो जनन केंद्रक बन जाते हैं और एक कायिक केंद्रक होता है। अब ये जो संरचना इस तरह से अंकुरित परागकण है, इसी को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित परागकण जिसमें परागनाल, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं, इस संरचना को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस तरह से नर युग्मकोद्भिद का विकास और निर्माण इस तरह से ये संपन्न होता है इसमें। अब आगे जा कर के फिर किस तरह से ये मादा युग्मकोद्भिद से इसका संयोजन होता है, ये कल इसमें अपन देखेंगे। पहले मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास और उसके बाद में फिर निषेचन की जो क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है वो देखेंगे। धन्यवाद।